चलो लर्नर्स, अब हम लोग खान कमेटी को पढ़ते हैं और उसको जो है वो अच्छे से समझते हैं कि खान कमेटी अपनी क्या है और उन्होंने बेसिकली क्या सिफारिश की थी और क्या उनके बेसिकली रिकमेंडेशन थे, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम जो है वो फाइंड अप किए थे। तो देखो, खान कमेटी बन के कब आई थी? 1997 में। इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और उसके चेयरमैन थे HR खान, ठीक है, जो कि फॉर्मर डेप्टी गवर्नर थे अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें तो इनको ना देखो, बेसिकली इनको बताया गया था कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसको एग्जामिन करने के लिए बात किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? बेसिकली RBI बनाती है बायलेटरल। बायलेटरल अगर हम बोले हम लोग तो बाई मंथली, अगर हम बोले तो 2 मंथ पे जो है वो ये लोग बैठती है और अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है, SLR CRR वगैरह, जो उन टूल्स में अमेंडमेंट करती हैं, चेंजेस करती हैं, देखती हैं हमारे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग या फिर हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस की जरूरत है तो चेंजेस करती हैं, अदरवाइज बच्चों चेंजेस जो है वो नहीं करती हैं, ठीक है। तो देखो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग उन्होंने देखा तो क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था, जो क्या सजेस्ट फोकस ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एज एन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। कि अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करना है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन की बात की गई थी। यहाँ पे क्या है? प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू मेक श्योर दैट चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसीज इंटरेस्ट रेट आर इफेक्टिवली पास टू द बोरोवर एंड डिपॉजिटर्स इन द बैंकिंग सिस्टम। मतलब ट्रांसमिशन की बच्चों बात की गई। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर, ठीक है। कि वो लोग जो इंटरेस्ट रेट वगैरह में चेंजेस कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल का यूज़ कर रहे हैं, उसमें चेंजेस जो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट है ना, वो हमारे कंज्यूमर के ऊपर, डिपॉजिटर के ऊपर, बोरोवर के ऊपर भी पड़े। वो उनके ट्रांसमिशन मतलब उसके ट्रांसफर की बात को वो देख रही थी, ठीक है। कि वो कह रही थी कि मेक श्योर करें कि ये सारा जो है वो हो। अगर CRR में कुछ चेंजेस किया जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट दिखे बोरोवर्स के ऊपर। चलो आगे अगर हम देखें तो इंप्रूविंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरा इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था? जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, ठीक है। तो इसको कवर मतलब इसके डिसीजन मेकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। तो इनको कहा गया था कि ऑटोनोमी दी जाए, है ना। जैसे देखो क्या, प्रपोज इन्हांसमेंट टू द फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द MPC। कि अपनी जो MPC है उसके फंक्शनिंग में, उनके डिसीजन मेकिंग में क्या किया जाए? इन्हांसमेंट किया जाए, चेंजेस किया जाए, उनको थोड़ी लिबर्टी जो है वो प्रोवाइड की जाए। वही विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी पर जो है वो इनका इम्पैक्ट पड़े। और वहीं इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट पर भी जो है ये लोग, मतलब देखो, अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिस्पॉन्सिबल है इंटरेस्ट रेट बनाने के लिए, है ना, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करने के लिए। तो उनको ऑटोनोमस दी जाए, उनको मतलब उनके फंक्शनिंग में ना उनको डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो 3 कमिटी तो सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में बच्चों पूछा जा सकता है कि MPC जो सॉरी खान कमेटी जो किस चीज़ के लिए थी, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, क्या बात है ना। तो आप लोग उसको उसमें मतलब सिंपल सा आपसे पूछा है कि इन्होंने बेसिकली दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर चेंजेस करने को लेकर के इन्होंने रिकमेंडेशन जो है वो दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं वर्मा कमेटी, बस छोटी सी कमेटी थी अपनी खान कमेटी, सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा। खान कमेटी इज फॉर MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कमेटी जो है अपने उसके इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी, ठीक है। चलो अब देखो, वर्मा कमेटी जो कि 1996 में आया, इन्होंने क्या बताया बेसिकली? तो 1996 में आया था, MS वर्मा साहब ने लेके आया था। और इन्होंने देखो, उस समय में जो 1996 में जो बैंक्स वगैरह थी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, इन द सेंस ऑफ कि उनके कैपिटल्स वगैरह कम हो गए थे, उनके लोन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, वो अपने बोरोविंग्स को पे नहीं कर पा रही थी। और उसी के साथ साथ उनका जो NPA वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पैसा उनका काफ़ी सारा डूब रहा था, ठीक है। तो इस कमिटी को बोला गया कि भाई पता करो कि कौन कौन सी बैंक है ऐसा, ठीक है। बेसिकली 3 बैंकों का नाम बताया गया है यहाँ पे कि इन 3 बैंकों के बारे में एनालाइज करना है, समझना है और फिर इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई वीक पब्लिक सेक्टर बैंक,
ठीक है। और उसके बाद फिर मेजर बात फोकस किया गया किसके ऊपर, इन 3 बैंकों के ऊपर। कौन कौन से बैंक थे, इंडियन बैंक, ठीक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको एंड फिर यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 3 बैंक हमारी क्या थी, मेजर वीक पब्लिक सेक्टर बैंक थी। तो इसको इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में जो किया गया था, इसको बनाया गया था कि इसको किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो रिकमेंडेशन इन्होंने क्या क्या दी, इस कमिटी ने, वर्मा कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, तो सिंपल सा आप याद रखिएगा, इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी फ्रॉम द यूनियन बजट। मतलब कि अपना जो गवर्नमेंट का जो बजट निकलता है ना, जो अपना मार्च के टाइम में, फरवरी के टाइम में जो अपना मार्च आता है, सॉरी फरवरी के टाइम में जो अपना बजट आता है, उस समय में बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, इन बैंकों के ऊपर इनके इक्विटी में इन्वेस्ट करे, इनको फंड्स दे, इनको कैपिटल प्रोवाइड करे। मस्ट बी, sorry, should be capital provided by the central government. ठीक है, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाए, फंड्स जो है इन्फ्यूजन किया जाए, उसको डाला जाए। ठीक है, अगला है अपना रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड टू स्ट्रेंथन द 3 वीकेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। जो अपने 3 पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तीनों बैंक का नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिकैपिटलाइजेशन करना है, बॉन्ड टू द स्ट्रेंथ, मतलब इनके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं उनमें इन्वेस्ट करना, एक तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं तो, जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो स्ट्रेंथ हो, इनको कैपिटल मिले एक तरीके से। ठीक है, उनके कैपिटलाइज, उनका जो पूंजी है उनको रिकैपिटलाइजेशन करना, फिर से जो बहुत कम हो गया है तो उसको बढ़ाना, जितनी जरूरत है उसको नीड करना, वही पैसा जो है वो उसमें डालने की बात जो है वो की गई। ठीक है, अगला क्या, मेजर टू द एड्रेस ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस टू आइडेंटिफाई द बैंक। ठीक है, तो बैंक्स बेसिकली कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, बेसिकली ये स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये 3 बैंक जो क्या क्या उनके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करने की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ये अपना वर्मा कमेटी ने जो ये 3 सिफारिश दी थी कि पहले तो ये 3 बैंकों को क्या करना है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट में से कुछ फंड्स इनको प्रोवाइड करे, इनके सामने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, मेजर किया जाए और सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, और इन 3 बैंकों के ऊपर आया था। तो बेसिकली आप लोग को याद रखना है कि भाई वर्मा कमेटी 1996 में आई थी, किसके द्वारा, इसका मेन काम क्या था, तो जो अपने 3 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको रिवाइव करने की बात की गई थी। ठीक है, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी, उन बैंक जो डूब रही थी उनको फिर से खड़ा करने की बात जो है वो की गई थी यहाँ पे। ठीक है, और उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने की बात की गई थी। अब देखो जो हमारे टोटल बैंकिंग सेक्टर्स के रिफॉर्म्स हैं, उन रिफॉर्म्स को, जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे, जितने भी सुधार हुए थे, रिफॉर्म्स मतलब कि देखो बैंकिंग सेक्टर में जितने भी सुधार हुए हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट में जो बांटा गया था। तो फेज 1 और फेज 2 को हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, और ये सारे फेज 1 के हैं हमारे, और यहाँ फिर अपना देखो ये अपने फेज 2 के हैं। ठीक है, तो इन दोनों फेज को जो है हमें पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से समझेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या सुधार हुए हैं, है ना, एक एक करके हम लोग सबको कवर जो है वो करते जाएंगे। चलो, तो सबसे पहला अगर हम पूरे फेज की बात कर लें तो आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्या क्वेश्चन, कि भाई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो हुआ था उसके फेज 1 में कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे, व्हाट आर द रिफॉर्म्स, सॉरी विच आर द रिफॉर्म्स विच इज डन इन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म फेज 1। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि और कौन कौन से हमारे रिफॉर्म्स हुए जो कि सेक्टर 2 में हो, तो विच आर द रिफॉर्म्स विच वर डन इन द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स फेज 2, इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। तो सबसे पहला अपना डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था, है ना, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट किया
किया जाता था, तो इसको कम करने की बात जो है वो की गई थी। ठीक है, उसके बाद ब्रांच को बढ़ाने की बात की गई थी कि ब्रांच को एक्सपांड करना है, हमें एक्सपेंड हर एक बैंक को क्या करना है, ब्रांचेस को बढ़ाना है अपना। देन फिर परमिशन ऑफ डील इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, देखो दो तरीके का हमने मार्केट पढ़ा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म, और कैपिटल मार्केट एक तरीके से हम लोग बोले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या करना, डील करने के लिए परमिशन देना। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टिंग डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, जो अपना एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इनको कवर करने के लिए, इनको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट फिर फ्रीडम टू एक्सरसाइज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड, और उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म। तो ये सारे चेंजेस जो है वो किए गए थे, ये सारे सुधार जो है वो किए गए थे। चलो एक एक करके सब पे हम लोग बात करते हैं। देखो क्या, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट वगैरह थे ना उसको डीरेगुलेट करने की यहाँ पे जो है वो बात की गई थी। ठीक है, देखो क्या, डीरेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दिस बैंक्स हैव बीन गिवन द राइट टू डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। मतलब देखो इसके अंदर में बेसिकली क्या गया था कि जैसे कि जैसे देखो SLR, CRR, ये तो RBI डिसाइड कर रही है क्या है अपना। ठीक है, वहीं बैंक जो लोन दे रही है, ठीक है, लोन इंटरेस्ट, ठीक है, FD पर इंटरेस्ट, सेविंग्स पर इंटरेस्ट, ये सारा बैंकों को छोड़ दिया, जब बैंकों के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई बैंक इसको डिसाइड करेगा, बैंक इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, बैंक अपने हिसाब से इसको चुन सकता है। तो वही चीज है, देखो क्या, दिस बैंक्स हैव बीन गिवन द राइट टू डिसाइड द रेट्स ऑफ विच आर लैंडिंग, किस रेट पर जो है वो लोन दिया जाना है, इसको बैंक को जो है वो डिसाइड करने दे दिया जाए। वहीं अगर हम बात करें नो डेट PLR, ठीक है, प्राइमरी लैंडिंग रेट्स हैव बीन डिसाइडेड बाय RBI, की RBI जो है वो जो अपना रेट है, जैसे इंटरेस्ट रेट है, FD रेट है, ये सब RBI डिसाइड नहीं करेगी, कॉमर्शियल बैंक्स को छोड़ दिया गया, सारे बैंक्स को अपने ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप लोग को जो सही लगता है आप लोग चूज कीजिए और आप लोग अपना इंटरेस्ट रख सकते हैं। बट आफ्टर दैट अथॉरिटी हैव बीन टू द बैंक टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट ऑन देयर ओन सेल्फ। ठीक है, और इससे क्या हुआ फिर कि जितने भी अथॉरिटी थे, जितने भी बैंक थे, सबके पास अपना राइट आ गया कि वो लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, अब देखो क्या, ब्रांच एक्सपेंशन। ब्रांच एक्सपेंशन मतलब क्या, ब्रांच को एक्सपेंड करने की बात की, जितने भी रूरल एरिया है ना, बेसिकली जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो लोग रूरल एरिया में ब्रांच को एक्सपेंड नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बैंकों का जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो ब्रांचों को रन करने का जो कॉस्ट है वो रिकवर भी नहीं होता है इवन रूरल एरिया में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि भाई उसको एक तो अथॉरिटी दिया जाए कि वो लोग एक्सपेंड करे जितना कर सकता है, प्लस उनके ऊपर ये भी बोलेगा कि आप रूरल एरिया में भी उसको क्या करो, एक्सपेंड करो, ये भी जो है बोला गया, कहा गया। ठीक है, देखो क्या है अपना ब्रांच एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, अंडर द रिफॉर्म बैंक्स हैव बीन गिवन अथॉरिटी टू एक्सपेंड ब्रांच एज द रिक्वायरमेंट, बट ही परमिशन बट इट शुड बी टेक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। ठीक है, इट मस्ट बी टेक परमिशन। तो बेसिकली क्या करना है, वो उनके पास अथॉरिटी दी गई कि आप अपने ब्रांचेस को एक्सपांड कर दो, एक्सपेंड कर दो, लेकिन आप लोगों को अथॉरिटी से क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परमिशन टू डील इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आप सभी को पता है अच्छे से कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट अपना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिफॉर्म आया, टिल द रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर्स एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर्स एंड फॉरेन बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डील इन कैपिटल मार्केट, कि इन सभी बैंकों को, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे फॉरेन बैंक हो, इन सबको अलाउ नहीं किया गया था कि आपको कैपिटल मार्केट में डील करना है। लेकिन इसके बाद but after this reform the banks are allowed to deal in capital market and trade of equity, ठीक है, preference shares, debentures and other capital market instruments। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, देखो क्या, कंटिन्यूटिंग डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है,
जो अपने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, बेसिकली ये हैं क्या, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर ले तो एनपीए, नरसिम्हा राव जी ने जो बताया था कि भाई एनपीए अपना है, इसको मैनेज करना है, इसको कंट्रोल करना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो अपना है ना, बैंक जो लोन देती है और जो पैसा रिकवर नहीं होता है वो सारा पैसा एनपीए में चला जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए एक ट्रिब्यूनल को स्टेब्लिश जो है वो किया गया, ठीक है। ये रिकवर करने में हेल्प करते हो क्या, स्पेशल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर 10 to 11 जोन्स इन इंडिया, ठीक है। इसका मेन काम क्या था कि एनपीए मैनेज करना है बैंक का, ठीक है। इट्स मेन रिफॉर्म सजेशन बाय नरसिम्हम कमेटी, कि नरसिम्हम कमेटी ने जो है वो इसकी सिफारिश की थी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली जो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि एनपीए मैनेज करने के लिए, बैंक का जो पैसा डूब गया है, नहीं मिल रहा है, उसको मैनेज करने के लिए एक तरीके की अदालत जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और इसके बारे में इसका क्या वर्क है, कैसे फंक्शन है, हम लोग जो एनपीए करेंगे तो उसके अंदर में एनपीए को मैनेज करने के लिए क्या क्या काम किए गए थे, उसके अंदर में हम लोग इसको अच्छे से जो है वो कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्रीडम टू एक्सरसाइज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ठीक है। ये लाया गया मतलब कि जो हर एक बैंकिंग है, बैंक है अपना, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन के अंदर एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स है, आज के समय में ह्यूमन को बच्चों एज अ रिसोर्स जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात कर ले तो ह्यूमन को एज अ रिसोर्स की तरह देखा जाता है, तो उसकी पॉलिसी क्या क्या हो, ये छोड़ दिया गया इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंडिपेंडेंट। देखो क्या, द फ्रीडम हैज बीन गिवन टू द बैंक टू क्लियर विद द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ बैंक, ठीक है। नाउ बैंक कैन अपॉइंट देयर एक्सिक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब उनको जरूरत हो तो वो लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और देखो अगर हम एक बार हमने पढ़ा था कि बैंकिंग सेक्टर में हम कमिटी जब हम रीड कर रहे थे तो बैंकिंग सेक्टर में पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होने लगा था पॉलिटिशियंस का, तो ठीक है, इसीलिए एचआरएम पॉलिसी अपना यहाँ पे बढ़ाया गया कि भाई अपने हिसाब से किस स्टाफ को लाना है ना, उनके लिए क्या पॉलिसीज बनानी है, वो सब इसके अंदर जो है बच्चों ऐड कर दिया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड। अब जो देखो इस रिफॉर्म के जरिए बेसिकली अगर हम बात कर लें तो देखो, बैंक कैन चेंज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड ऑफ बैंक, दे कैन मेक चेंजेस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर ड्यूटीज एंड असाइन द ऑफिसर। तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके अंदर में अगर चेंजेस करना है, ठीक है, ऑफिसर्स को कुछ एडिशनल पावर्स देनी है, ठीक है, उनकी कुछ ड्यूटीज वगैरह डिफाइन करनी है, वो सब अब जो है वो इंस्टीट्यूशंस आराम से कर सकती हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आराम से कर सकती हैं, ठीक है, ये पावर्स भी जो दिया गया। नेक्स्ट देखो अपना क्या है, अब ये बच्चों आ गया अपना फेज 2, क्या है, फेज 2 अपना जो है वो आ गया। फेज 2 के अंदर में क्या हो रहा था, बेसिकली ये 6 काम जो है किए गए, लाइक अपना कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म की बात की गई, एसेट्स क्वालिटी को चेक किया गया है ना कि एसेट्स की क्वालिटी क्या है, देन फिर अगर बात करें तो रेगुलेशन एंड सुपरविजन की बात की गई, सिस्टम एंड मेथड्स की बात की गई, लीगल अमेंडमेंट्स की बात की गई, देन उसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन द बैंकिंग इंडस्ट्रीज, और बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट है ना, और रिस्ट्रक्चर, फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए ये सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है। तो ये सारे सुधार को भी हम लोग एक एक करके देखते हैं जो कि फेज 2 में हुए थे, ठीक है। आप लोगों को याद करना है, एक शॉर्ट ट्रिक अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा कि फेज 1 के अंदर में ये अमेंडमेंट्स हुए थे या ये रिफॉर्म्स आए थे। संशोधन तो अपना संविधान के अंदर में होता है, अमेंडमेंट्स तो ये रिफॉर्म्स आए थे। वहीं अगर हम बात कर लें फेज 2 में ये आया था, फेज 1 में आया था, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला था अपना कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, ठीक है, तो CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोल सकते हैं, है ना, जो कि हम लोग बेसल नॉर्म के अंदर में पढ़ेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, जो कि हम लोग बेसल नॉर्म के अंदर में पढ़ेंगे। इसके अंदर भी अच्छे से करने वाले हैं। ये है क्या, है ना, CA कैपिटल एडिक्वेसी है क्या, तो बेसिकली बैंक का जो पैसा डूब जाता है या बैंक का जो पैसा नहीं मिल रहा है ना, उस पैसे को किस तरीके से फिर मैनेज करें। तो जैसे अपनी बेसल कमिटी है जो कि अपना इंटरनेशनल कमिटी है, स्वीडन में है, जो कि उसने बताया कि जितना भी उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, कैपिटल मतलब जो रिस्क वेटेड एसेट्स है अपने,
क्या बच्चों, मैंने क्या कहा, रिस्क वेटेड एसेट्स। इसका 8% बोला, ठीक है, और आरबीआई ने बोला कि हम 8% नहीं, हम 9% फॉलो करेंगे। तो हमारे इंडिया में 9% फॉलो किया जाता है। जितने भी हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स है उनका 9% पैसा जो है वो आरबीआई सॉरी हर एक बैंक जो अपने पास अलग से रख लेती है, कि अगर इतना पैसा डूब गया, अपना नहीं मिला, वो जो 9% हमने अलग किया उस पैसे का यूज करके हम उस लॉस को कवर कर लेंगे। क्या कहा मैंने, फिर से बताता हूँ। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म जो है वो सेट किया गया था बेसल कमेटी के द्वारा, है ना। तो देखो है क्या, तो बैंक जो लोन वगैरह देती है और बैंक का पैसा, काफी सारा पैसा रिकवर नहीं होता है, तो उस सिनेरियो में उस लॉस को किस तरीके से कवर किया जाए। तो बेसल कमेटी ने बोला, इंटरनेशनल कमेटी है जो कि अपना है ना, उन्होंने बोला कि भाई 8% जितना भी रिस्क वेटेड एसेट्स है उसका 8% आप रखो, ठीक है। आरबीआई ने बोला 9% रखो, और ये चेंजेस होता है। सबसे पहला बेसल नॉर्म फर्स्ट में 8% 9% था, बेसल नॉर्म सेकंड आया उसमें 10% कर दिया गया था, है ना, बढ़ा दिया गया, बेसल कमेटी के द्वारा बढ़ाया गया, तो आरबीआई ने भी उसको बढ़ा दिया था, ठीक है। ये है अपना पूरा। तो देखो देखते हैं, द बेसल नॉर्म ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी 1991। तो नरसिम्हम कमेटी 1991 के द्वारा जो है वो रिकमेंडेशन हुआ था, और बेसल नॉर्म्स किसके ऊपर, कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। आगे क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू बी रेज फ्रॉम 8 to 10% बाय 2002, ठीक है, ये कहा गया था। अगला है 5% ऑफ मार्केट वेटेड रिस्क ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटी एंड ओपन फॉरेन एक्सचेंज टू पोजीशन लिमिट्स, ठीक है। अगला है, देखो यहाँ पे ना बोला गया बेसिकली अपना जो 5% मार्केट रिस्क है उसको कवर करना है। बेसिकली इसमें मार्केट रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, है ना, जो रिस्क है अपने, उन सारे रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इन सारे रिस्क को मैनेज करने की बात की गई थी। इन सारे रिस्क को कंसीडर करने की बात यहाँ पे की गई थी। तो मार्केट डिसिप्लिन ऑफ द बैंक, capital adequacy ratio is calculated on the basis of risk weighted on assets on the book of the bank। तो बैंक की जो बुक में जो लिखा हुआ है एसेट, जो भी एसेट्स है ना, उसके बेस पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो मेंटेन करना है, और ये अभी 10% अपना चल रहा है, ठीक है। तो वैसे चेंज एक बार देखो, अभी अगर हम करंट कार की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स की अगर हम बात करें, रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, तो जो कमर्शियल बैंक है हमारा, ठीक है, इस पे है 12%, ठीक है। जो प्राइवेट बैंक है, कमर्शियल बैंक एक्चुअली में देखो, कमर्शियल में भी पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। प्राइवेट जो बैंक है अपने, इनका कार है 9%, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो भी लॉस अपना हो रहा है उसको पहले ही हमने कुछ 9%, 10%, 11% जो रिजर्व रख लिया, कि वो पैसा अगर नहीं मिलता है, डूब जाता है, तो वहां से हम लोग जो है वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना एसेट्स की क्वालिटी को देखना, कि एसेट्स किस क्वालिटी का, मतलब वो पैसा उससे रिकवर होगा कि नहीं होगा, है ना। लोन जो हम दे रहे हैं, देखो बैंक के पास बच्चों, बैंक के पास हमारे जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, और हमने जो डिपॉजिट किया, चाहे सेविंग के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी तरीके से हम जो पैसा दे रहे हैं, ये सब बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। और वहीं अगर हम बात करें, बैंक जितना भी लोन दे रहा है, बैंक के लिए एसेट्स होता है, ठीक है। तो इस लोन की क्वालिटी को चेक करने की बात की जाएगी, ठीक है। देखो क्या, द प्रॉब्लम दैट बैंक्स आर फेसिंग इज एनपीए, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमिटी सेकंड वर, बैंक शुड एम टू रिड्यूस ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 3% एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0% एट 2002, ठीक है। और अगर हम बात करें, द इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज एट 90 days और रिड्यूस्ड फ्रॉम 180 days, है ना। तो देखो एनपीए अपना पहले जो स्टार्टिंग के समय में जो एनपीए का था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, जो अभी का 3 महीने है, अभी हम लोग बोलते हैं 3 मंथ्स और 90 days, है ना। ये अभी हुआ है, पहले ये 180 था। तो इसको कम करने की बात की कि भाई पहले था कि
180 डेज यानी 6 मंथ तक अगर पैसा नहीं आ रहा, पैसा मतलब कि मैंने लोन दिया और उस पर ना ही इंटरेस्ट और ना ही प्रिंसिपल, अगर 6 महीने तक नहीं आ रहा है तब हम लोग उसको कंसीडर करते थे एज अ एनपी, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन अब उसको 90 डेज करने की बात की गई। अब देखो क्या, द क्रेडिट रेगुलेशन वाज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 10%, ठीक है। तो क्रेडिट रेगुलेशंस को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया 40% से 10% कर दिया गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो एसेट्स की क्वालिटी को यहाँ पे चेक करने के लिए एक तो 6 मंथ कर दिया गया, ठीक है। 6 मंथ से सॉरी 6 मंथ से 9 3 मंथ्स जो है वो करने की बात जो है यहाँ पे की गई थी। चलो आगे देखो क्या है। तो देखो इसके अंदर में जो भी सिस्टम्स और मेथड से अपने मतलब बेसिकली अगर हम बात कर लें तो बैंक्स जो है वो ऑडिट वगैरह जो करवा रही है, अपने रिपोर्ट्स वगैरह जो दे रही है, तो वो जो रेगुलेटर्स को दे रही है वहां मना किया गया, बोला कि रेगुलेटर्स को तो दिया ही दिया जाए, उसके साथ साथ पब्लिकली भी क्या किया जाए, डिस्क्लोज किया जाए। इस बात पर ग्रेट जो है वो जोर दिया गया, ज्यादा जो है वो जोर दिया गया, ठीक है। क्या है, ग्रेट इम्फेसिस ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर, पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करो एज अपोज टू डिस्क्लोज टू द रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स के सामने आप अपोज कर सकते हैं लेकिन पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक मतलब कि सभी के पास पहुंच गया, ठीक है। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन टू बी कंस्टिट्यूटेड, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस को लेकर के जो भी अपना है ना, एक बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाए फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड उसको सुपरवाइज रेगुलेट करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए विद द पावर ऑफ स्टैच्यूरी, है ना, वैधानिक पावर के साथ उनको एक बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाए। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट अपना बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन टू बी प्रोग्रेसिवली लिंक फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी, तो बैंकिंग जो भी रूल रेगुलेशंस है, ठीक है, सुपरविजन है, उन सबको लिंक किया जाए किससे, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो लीगल अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें, क्या था लीगल अमेंडमेंट्स, बोर्ड रेंज ऑफ लीगल फ्रॉम टू फैसिलिटेट रिकवरी ऑफ प्रॉब्लम लोन्स, ठीक है। तो बोर्ड क्या करेगा, रिफॉर्म्स करेगा कि रिकवरी को, जो लोन की रिकवरी है उसको किस तरीके से लाया जाए, उसको लेकर के रिफॉर्म, ठीक है। अगर हम बात करें इंट्रोड्यूस ऑफ लॉ गवर्निंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, जो अपना ईटीएफ ई इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो अपना आया था 1995-6 के आसपास में, है ना, इसको लेकर के एक क्या लिया जाए, लॉ जो है वो बनाया जाए, इसकी बात की। तो लीगल अमेंडमेंट्स हुए थे, ये सारे कानूनी तौर पर चेंजेस किए गए, लाइक अपना देखो ना, लॉ बनाया गया ईटीएफ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए, और वहीं पहला क्या है, बोर्ड रेंज ऑफ लीगल रिफॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हुआ, तो इसमें अपना क्या है कि एक अलग से ना क्या बनाया जाए, लीगल रिफॉर्म्स बनाए जाए, एक कुछ सुधार किए जाए, ठीक है, इनके लिए, तो जो कि जो लोन रिकवर नहीं हो पा रहे हैं उसको रिकवर करने के लिए, ये अपना हो गया, ठीक। अगला है अपना many of important recommendation of Narsimham committee second has been accepted and are under implementation of second generation banking, ठीक है। जो second generation banking reforms concentrate on strengthening the foundation of the banking system, ठीक है। बेसिकली नरसिम्हम कमेटी ने जो सिफारिश की थी काफी सारी, उन सिफारिश के ऊपर बात किया गया और सेकेंड जनरेशन बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, उनके फाउंडेशन, बैंकिंग सिस्टम का जो फाउंडेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मजबूत करने की बात जो है वो की गई है, ठीक है। सारे जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है उसको कंसंट्रेट एक जगह पर लाने की बात जो है वो की गई, सबको सब में एक रूपता लाने की बात की गई, ठीक है। बाय स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि टेक्नोलॉजी भी क्या हो एक तरीके से किसके जरिए ये सारा काम किया जाएगा, जितने भी रिफॉर्म्स हुए ट्रिब्यूनल्स को लाया गया, कैपिटल एडिक्यूसी नॉर्म्स रखे गए और काफ़ी सारे जो किए गए, इन सबको बेसिकली एक साथ लाया जाना है, लाइक अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जरिए और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के जरिए, डेवलपमेंट के जरिए। अब देखो नेक्स्ट है अपना रिकंस्ट्रक्चरिंग, है ना, ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात यहाँ पे की गई, लाइक अपना मर्जर आर नॉट टू बी इम्पोज्ड बाय री रेगुलेटर्स, दे शुड बी मार्केट डिवाइन, तो मर्जर जो है वो किसी के द्वारा जबरदस्ती ना करवाया जाए, ठीक है, वो अपने आप को मार्केट के द्वारा, मार्केट के ड्राइवर्स के द्वारा जो है अपने आप को, कोई मिलना चाहता है तभी मर्ज करे, वैसे जबरदस्ती मर्जर ना कराया जाए, इसकी बात की गई।
और उसके बाद फिर बैंक टू बी गिवन द बेटर ऑटोनॉमी, ठीक है, बैंक को क्या तो ऑटोनॉमी देने की बात यहाँ पे की गई थी। और अगर हम बात करें एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विल बी कंटिन्यूड, कि नए प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक जो उनकी एंट्री कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। ये भी अपना एक रिफॉर्म्स हुआ था, रिस्ट्रक्चरिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए रिफॉर्म्स हुआ था, और ये सारे इसके अंदर रिकमेंडेशन थे। ठीक है, चलो और इसी के साथ ही अपना खत्म हुआ। तो बेसिकली आप लोग याद रखिएगा नरसिम्हा कमेटी, जो नरसिम्हम कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अपने एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स उतना खास डीपली नहीं आता है, लेकिन हाँ ओवरऑल पता होना चाहिए कि इस रिफॉर्म के अंदर ये हुआ, इस रिफॉर्म के अंदर ये हुआ, दिस रिफॉर्म फॉर दिस वर्क, दिस रिफॉर्म फॉर दिस वर्क। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।